जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थ्री फेज एसी का फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था और जिसमें हम लोगों ने देखा था थ्री फेज का क्या एडवांटेज है, सिंगल फेज से थ्री फेज की तरफ क्यों शिफ्ट हुए, और साथ में हमने थ्री फेज के दो कनेक्शन देखे, स्टार और डेल्टा। स्टार और डेल्टा में हमने उनके एट्रीब्यूट्स देखे, क्या क्या फीचर्स थे। स्टार कनेक्शन में हमेशा लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होते हैं। लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। √3 मतलब 1.732, इसका मतलब 73.2% ज़्यादा। ठीक है, ये इस वजह से आपको रैंडम बता रहे हैं क्योंकि ये सब जो है आपको ऑप्शंस में मिलेंगे मल्टीपल चॉइस में, और आप √3 याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए कि वो पूछ वही रहा है जो आपने पढ़ा है, बस उसको घुमा करके पूछ रहा है। और तीसरा आपको ये ध्यान में रखना है पावर का फार्मूला दोनों में, जहाँ पर cos फाई में फाई क्या है, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। ठीक, या cos फाई को पावर फैक्टर भी बोलते हैं। cos फाई पूरा होता है पावर फैक्टर, फाई केवल मत लीजिएगा। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज से √30 डिग्री लीड करता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट से हमेशा 30 डिग्री लैग करती है बजाय लीड करने के। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। ये अपना थ्री फेज एसी का सेकंड लेक्चर होगा और यहीं से जो है आपका थ्री फेज एसी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो काम का है आपके, बाकी पढ़ने को तो पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज एसी सिस्टम। देखिए, पावर मेजरमेंट हमेशा किया जाता है वाट मीटर से। वाट मीटर से, वाट मीटर। वाट मीटर में दो चीज़ें होती हैं, ये आपको इंस्ट्रूमेंट में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपका बेसिक जो फर्स्ट ईयर में है जितना काम का है बस वो मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो काम का है वो देखिए, ये आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी आएगा। ये ऐसे टर्मिनल होते हैं वाट मीटर के, इसमें दो कॉइल होती है, इसको बोलते हैं करंट कॉइल। ये मेजर करती है करंट, एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस लो होता है, मिनिमम। जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, R = ρL/A। आर कम कब होगा, जब एरिया ज़्यादा हो, लेंथ कम हो। इसी वजह से लेंथ कम करने के लिए यहाँ पर एक या दो टर्न ही दिखाते हैं, और एरिया ज़्यादा करने के लिए ये थोड़ा थिक आप दिखा दीजिए, मोटा, मतलब ये मोटे वायर की बनी होगी। ठीक है, इस यहाँ पर एरिया ज़्यादा रहेगा। ये होती है प्रेशर कॉइल, इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। ये मेजर करती है वोल्टेज। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का ये मतलब हुआ कि लेंथ ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा, तो ये क्या होगा, पतले वायर की बनी होगी, थिन वायर की। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वाट मीटर। कहानी समझ में आ गई। अब पावर मेजरमेंट थ्री फेज एसी में हमारे पास थ्री फेज एसी में दो सिस्टम है, एक स्टार और दूसरा डेल्टा। तो पावर मेजरमेंट के लिए देखिए, अगर आपसे ना कहा जाए तो आप ये ज्यूम करके चलेंगे कि बैलेंस्ड लोड है। बैलेंस्ड का मतलब कि सभी फेज में आइडेंटिकल करंट या वोल्टेज हैं। ठीक है, सभी फेज में कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस सब सेम है।
जब तक आपको बताया ना जाए कि अनबैलेंस्ड है। अगर रैंडम कहा जाए तो आप बैलेंस्ड मान करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक तरीका तो ये हुआ। देखिए तरीके कौन कौन से हैं। एक तो है 1 वाट मीटर मेथड, मतलब एक ही वाट मीटर आप लगाइए, सब आइडेंटिकल हैं, तो एक में जितना आएगा 3 में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा है 2 वाट मीटर मेथड, और तीसरा है 3 वाट मीटर मेथड। ये यूज होता है अनबैलेंस्ड के लिए। ये यूज होता है ओनली फॉर बैलेंस्ड। और ये बैलेंस प्लस अनबैलेंस दोनों के लिए यूज होता है। तो जो हमारे काम का है वो ये है 2 वाट मीटर मेथड। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है। ये स्टार कनेक्शन है, ठीक। हमने वाट मीटर लगा दिया। ये है न्यूट्रल पॉइंट, ये है आर फेज, वाई फेज। 2 वाट मीटर हो गए, इसको मान लेते हैं W1 और इसको मान लेते हैं W2। इन वाट मीटर्स का जो कॉमन पॉइंट है वो तीसरे फेज में जाकर के जुड़ जाता है। आप वाट मीटर किसी भी दो फेज में लगा सकते हैं। आप चाहें तो आर, जैसे ये यहाँ पर वाट मीटर किस में लगा, आर और वाई के बीच में, और यहाँ पर बी और वाई के बीच में, कॉमन वाई बन गया। आप चाहें तो कॉमन बी को भी बना सकते हैं, कॉमन आर को भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ और सिर्फ मेथड देखिए कि क्या है। देखिए ये जो वाट मीटर है ये इन दो लाइन के बीच में लगा है, तो ये जो वाट मीटर का वोल्टेज आएगा ये होगा लाइन वोल्टेज। इसी तरह ये वाले वाट मीटर का जो वोल्टेज होगा वो इन दो लाइन के बीच में है, ये लाइन वोल्टेज। साथ में करंट देखिए, करंट कॉइल हमेशा करंट मेजर करेगी। करंट किस फेज का ये मेजर करेगा, आर फेज का। स्टार कनेक्शन है तो लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगा। तो आई आर इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई पी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन है, लाइन और फेज इक्वल होंगे। इसी तरह जो वाट मीटर W2 की करंट कॉइल है ये क्या मेजर करेगी, बी फेज की करंट, जो कि लाइन करंट होगी और जो कि फेज करंट के इक्वल होगी। होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, डेरिवेशन में मैं स्टार कनेक्शन लिया हूं क्योंकि एनालिसिस इजी पड़ती है और कोई कारण नहीं है। आप चाहें तो यही काम डेल्टा से भी कर सकते हैं। डेल्टा में कैसे कनेक्शन बनेगा, ये 3 हो गए, यहां पर वाट मीटर लगा दीजिए। ये 1 वाट मीटर लग गया, ये वाट मीटर लग गया, और आपका कनेक्शन कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है। चलिए मैं यहां पर चल रहा हूं। अब आप यही ध्यान में रखिए यहां पर स्टार कनेक्शन का। रुकिए जरा, इसके पैरेलल चलते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, एनालिसिस करने में आसानी रहे। ये है
आर फेज, इधर है आपका वाई फेज, और इधर है आपका डी फेज। ठीक, ये फेज वोल्टेज है, 120 का डिफरेंस है। यहां पर एक एजम्पशन मानना है, एजम्पशन को आप स्टार करके लिख लीजिएगा। लेट लैगिंग लोड इज कनेक्टेड, मतलब जो आपका करंट है, फेज करंट, वो हमेशा क्या रहेगा, लैग करेगा। तो अगर ये फेज वोल्टेज है तो आर फेज का फेज करंट वो इससे मान लेते हैं 5 डिग्री लैग कर रहा है। सभी का लैग करेगा जब लैगिंग है तो। लैगिंग क्वांटिटी को हमेशा क्लॉकवाइज में दिखाते हैं जिससे वो लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज हमारा रेफरेंस है, तो करंट हमेशा वोल्टेज के 5 डिग्री क्लॉकवाइज में आएगा। फाई क्या है, फेज एंगल जिससे वो लैग कर रहा है। कॉस फाई क्या होगा, पावर फैक्टर। ठीक, तो पावर फैक्टर लैगिंग है, ये हमने माना है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, अभी हमने माना है कुछ डेरिवेशन करने के लिए। ठीक, जनरली 90% लोग वो सॉरी लोड लैगिंग ही होते हैं। ठीक है, इसी वजह से बाय डिफॉल्ट लैगिंग ही मानते हैं। चलिए, अब अगर मैं इसका लाइन वोल्टेज निकालूं वी आर वाई, वी आर वाई क्या हो जाएगा, वी आर, याद कीजिए फार्मूला, वी आर वाई को क्या लिख सकते हैं, वी आर एन माइनस वी आर वाई, फेजर में यही लिख सकते हैं। तो वी वाई को रिवर्स कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई। इन दोनों का फेजर डिफरेंस आएगा लाइन वोल्टेज। तो ये टोटल 120 था, इसने जाकर के 60-60 में बदल दिया, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30। ये वाला कौन सी लाइन है, ये है वी आर वाई की। ठीक, जरा इसको देखते हैं, वी वाई बी, वी वाई बी क्या है, वी वाई बी, वी वाई एन माइनस वी बी एन, बी एन, बी को रिवर्स कीजिए तो ये माइनस वी बी बन गया। वी बी और वी वाई का फेजर डिफरेंस कुछ इधर आएगा, ये हो जाएगा वी वाई बी। अब यहां पर देखिए, ये जब इधर गए तो वो 20 को 60-60 में डिवाइड किए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वी वाई बी, ये इसको 30-30 में डिवाइड करेगा। अब जो इंटरेस्टिंग बात है आपको जो देखना है यहां पर इस फिगर में, वो ये देखना है कि अगर मैं W1 वाट मीटर 1 की रीडिंग लिखूं, W1, तो मैं क्या लिखूंगा W1 को, वहां का वोल्टेज वी आर वाई इंटू वहां की करंट आई आर, और इनके बीच का क्या, एंगल कॉस फाई। अब देखिए वी आर वाई और आई आर के बीच में एंगल कितना है, 30 प्लस फाइव, 30 + 5 ही है ना। हाँ ठीक, आर वाई वी आर माइनस वी वाई। ठीक है, वाई बी वाई एन माइनस बी एन।
आर वाई वाई बी बी आर। एक तो है 30, हाँ ठीक है। अब इधर देखिए, वी आर वाई ठीक है, आई आर ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 30+5। ठीक। अब ये वाई बी आया वाई एन माइनस बी एन, वाई एन वी वाई ये हो गया, बी एन आ गया। ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि y आपका बेस पॉइंट है। जैसे सर्किट में आप क्या लिखते थे नोडल एनालिसिस में, अर्थ पॉइंट एक को मानते थे, उसका पोटेंशियल क्या मानते थे 0। तो जो यहां पर वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो वाई बी की जगह क्या आ जाएगा, वाई बी वाई। तो इसको एक बार चेंज कर लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज वाई इज रेफरेंस, hence W2 reads voltage between Y and B, phase Y and B. It means यहां पर जो वोल्टेज होगा वो होगा वाई बी वाई। रेफरेंस क्या है हमारा, Y है। तो यहां पर वाई वाई वी वाई बी को जो है क्या कर लीजिए, वी बी वाई कर लीजिए। वी बी वाई लाइन वोल्टेज है, वी बी वाई को क्या कहेंगे, वी बी एन माइनस वी बी वाई, ओ सॉरी वी बी एन माइनस वी वाई एन। तो जो वी वाई है उसको आपको रिवर्स करना है, ये वाला नहीं रिवर्स होगा, रिवर्स ये वाला होगा वाई। वाई को जब आप रिवर्स करेंगे तो ये माइनस वी वाई हो गया। अब माइनस वी वाई और वाई बी के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा वी बी वाई, इनका और इनका रिजल्टेंट।
सेम चीज वही है, जैसे वी वाई उधर गया तो 60 से 120 को 60 में बदला, इनके बीच का रिजल्टेंट इनको किस में बदलेगा 30, और ये पूरा है 30, तो इनके बीच का एंगल ये वाला कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ 30 - 5। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल है 30 और इतना एंगल है 5, तो आई बी और वी बी वाई के बीच का एंगल कितना हुआ 30 - 5। तो W2 क्या रीड करेगा, W2 रीड करेगा V बी वाई इंटू आई बी इंटू कॉस 30 जैसे ही आपको 2 वाट मीटर की रीडिंग मिली, आपका क्वेश्चन या डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर गलती मत कीजिएगा, जिसको रेफरेंस आपने माना है उसका वोल्टेज हमेशा रेफरेंस के तौर पर डबल नोटेशन में एंड की तरफ लिखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा डेरिवेशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसी नोटेशन के बेसिस पर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? एक में एंगल आएगा वोल्टेज और करंट का 30 + 5, दूसरे में एंगल आएगा 30 - 5। अब क्या कर दीजिए, हमें तो वो पावर निकालना है, तो सबसे पहले पावर फैक्टर की बात करेंगे। तो W1 क्या हो जाएगा, यह है लाइन वोल्टेज, तो VL, यह है लाइन करंट या फेज करंट, इक्वल है cos 30 - 5 cos 30 + 5, और W2 है VL IL cos 30 - 5। एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए और एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए। W2 - W1 क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 - 5 माइनस cos 30 + 5, और एक बार प्लस कर दीजिए W2 + W1 VL IL cos 30 - 5 प्लस cos 30 + 5। फिर क्या कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको चाहे cos C - cos D का फॉर्मूला लगा दीजिए, या इसको ओपन कर दीजिए cos A - B से, इसको ओपन कर दीजिए और जो आए उसको सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको करके। W2 - W1 इज इक्वल टू VL IL, cos C - cos D का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, या ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टू साइन cos A - B, cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos C प्लस ओ cos A + B cos A cos B माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन A और साइन B। तो ये कितना हो गया, ये और ये कैंसिल, तो 2 VL IL साइन 30 और साइन 5। साइन 30 की मैं लूँ 1/2, तो VL IL साइन 5। ठीक है, यही आएगा। ठीक, ये क्या मिला, W2 - W1, W2 + W1 कीजिए,
तो VL IL ये कितना हो जाएगा? cos A cos B प्लस sin A sin B प्लस cos A cos B माइनस sin A और sin B, ये और ये कैंसिल, ये कितना मिला? 2 VL IL cos 30 और cos 5। cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा VL IL √3 VL IL cos 5। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 प्लस W1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? VL IL sin 5 और √3 VL IL cos 5। VL IL कैंसिल, तो क्या मिला? tan 5 इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 प्लस W। यहाँ से मिल जाएगा 5 tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 प्लस W1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये फेज डिफरेंस है, फाई क्या है? फेज डिफरेंस। हमें नहीं पता लैगिंग है लीडिंग, ठीक है, हमने लैगिंग मान करके किया था। अब ध्यान से देखिए, अगर फाई पॉजिटिव आए इसका मतलब कि लैगिंग है, अगर फाई निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है? लीडिंग पावर फैक्टर है। फाई देगा, देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फेज एंगल, दूसरा पावर फैक्टर। अगर फाई पता चल गया तो यहां से फिर कॉस निकाल लीजिएगा, तो कॉस फाई पूरा कंप्लीट होता है पावर फैक्टर, केवल फाई नहीं, फाई तो फेज एंगल है। तो क्वेश्चन में पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि फेज एंगल दिया है या पावर फैक्टर दिया है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, W1 W2 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानिए कि W2 है क्या। W2 ये है कि जिसमें cos 30 माइनस 5 आ रहा है, वो है W2। और W1 क्या है? जिसमें cos 30 प्लस 5 आ रहा है। अब एक लॉजिकल बात समझिए कि cos की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाने पर कम होती है। क्यों? क्योंकि 0 पर वैल्यू होती है 1 और 90 पर होती है 0। इसलिए ये फाई जितना बड़ा रहेगा cos की वैल्यू उतनी ही कम होगी। cos 90 होता है 0, और ये एंगल जितना छोटा रहेगा cos उतना ही बड़ा रहेगा। तो cos 30 माइनस 5 में और cos 30 प्लस 5 में बड़ा कौन होगा? cos 30 माइनस 5। तो जो बड़ा होगा वो पहले रहेगा। W2 हमेशा W1 से बड़ा है। तो W1 W2 कैसे है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाट मीटर की रीडिंग बड़ी है। हमेशा उस वाट मीटर की रीडिंग बड़ी होगी जिसमें cos 30 माइनस 5 है। ठीक है, अब यहां पर जरा 3 केस देखते हैं। कौन कौन से केस हैं? इफ पावर फैक्टर 0, अगर पावर फैक्टर 0 है, अब ध्यान से देखिए, अगर पावर फैक्टर 0 है, cos 5 है 0, इसका मतलब 5 क्या है? 90। अगर 5 90 है तो यहां पर रखिए W1 क्या था? VL IL cos 30 प्लस 5, तो 30 प्लस 90 120 हो गया, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस √3 माइनस 1/2।
अगर मैं W2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 माइनस 90, तो हो जाएगा क्या, cos 60, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, तो हो जाएगा हाफ VL IL। तो अगर पावर फैक्टर 0 है इसका मतलब कि वाट मीटर इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग देगा, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन, कि अगर पावर फैक्टर 0 है तो वाट मीटर, दोनों वाट मीटर की इक्वल और अपोजिट रीडिंग होंगी। अपोजिट का मतलब एक अगर +5 वाट वो करेगा तो दूसरा -5 वाट की तरफ इंडिकेट करेगा। पावर कभी भी माइनस तो होगी नहीं, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, दोनों को वो सॉरी मॉड लगा करके सम कर दीजिएगा, एब्सोल्यूट पावर निकालिएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर 0 होने पर ये होता है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी बन जाए तो, पावर फैक्टर अगर यूनिटी बन जाता है, यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि cos फाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फाई क्या है, 0। अगर फाई 0 है तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, VL IL cos 30, और दूसरे की भी आ जाएगी VL IL cos 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाट मीटर की इक्वल रीडिंग होंगी, यहां पर अपोजिट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इक्वल रीडिंग, दोनों वाट मीटर सेम रीडिंग इंडिकेट करेंगे और सेम डायरेक्शन में करेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव करेंगे, अगर निगेटिव हैं तो दोनों निगेटिव करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखिएगा रीडिंग इक्वल रहेगी। अगर इक्वल और अपोजिट है तो पावर फैक्टर 0, अगर इक्वल रीडिंग है तो इसका मतलब है, अगर पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है इक्वल रीडिंग, अपोजिट का कोई सेंस नहीं है। अब अगर पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में एक इंडिकेशन मानते हैं 0.5 का, 0 to 0.5, मतलब 0.5 से कम और 0.5 से ज़्यादा। अब अगर 0.5 से कम है तो आप सोच करके देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब हाफ पावर फैक्टर तब होगा जब एंगल 60 होगा, और जब एंगल 60 होगा तो एक वाट मीटर 60 + 30 90, यहीं पर लिख लीजिए। एक और कंक्लूजन कि अगर 0.5 है पावर फैक्टर तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू कितनी है, 60। अगर फाई 60 है तो एक वाट मीटर रीड करेगा VL IL cos 30 + 60 90 हो गया, मतलब 1 वाट मीटर रीड्स 0। एक वाट मीटर की रीडिंग हमेशा 0 आएगी, वो इंडिकेशन क्या है कि पावर फैक्टर 0.5 है। अगर 0.5 से कम है, लेस देन 0.5, अगर 0.5 से कम है तो 0.5 से कम होने का मतलब कि एंगल 60 से ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा एंगल, एंगल 60 से ऊपर जा रहा, और जब 60 से ऊपर जा रहा है तो यहां पर एक कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेस देन 0.5 है तो 1 वाट मीटर रीड्स निगेटिव रीडिंग। इक्वल और अपोजिट तो 0 पर ही होगा, लेकिन अगर 1 वाट मीटर निगेटिव रीडिंग दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपका पावर फैक्टर 0.5 से कम है। अगर इक्वल और अपोजिट दे दिया तो इसका मतलब पावर फैक्टर 0, इक्वल रीडिंग दे दिया पावर फैक्टर 1। अगर 1 वाट मीटर 0 रीडिंग दे दिया इसका मतलब कि पावर फैक्टर कितना है, 0.5। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच में 60 डिग्री। ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम में, आपके आगे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं तो आपके गेट ईएस सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ आप 4 साल बाद भी पढ़ेंगे
तो ज़रूरी है कि अभी से पढ़ते चलिए, अभी से कंक्लूजन नोट करते चलिए। कहानी समझ में आ गई? तो 2 वाट मीटर मेथड से एक तो ये डेरिवेशन आएगा कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ से हमने फेज एंगल निकाला, अगर पावर फैक्टर आपसे पूछे तो इसी का कॉस ले लीजिएगा। दूसरा, इनका कंक्लूजन नोट कर लीजिएगा अलग से, ये याद रखिएगा। याद करने वाली कोई बात नहीं है, अगर कन्फ्यूजन हो तो तुरंत आप डिराइव कर लीजिएगा। बस ये फार्मूला रखिएगा कि एक का होगा वी एल आई एल कॉस 30 माइनस फाइव और दूसरे को होगा वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाइव। बस जो भी दे आप निकालते चले जाइए जैसे मैंने निकाला, ठीक है। याद मैंने भी नहीं किया था, मैंने निकाला, आपको भी नहीं सजेशन दूंगा कि आप याद रखें। इतना कर लीजिए कि अपने आप चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। चलिए, ये आपका चैप्टर समाप्त है। यहाँ से न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये सब पूछा जाएगा। डेरिवेशन में गलती मत कीजिएगा, रेफरेंस फेज को जीरो सोच करके फिर डेरिवेशन कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। चलिए, अब चलते हैं जरा न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में ये जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये सीधे सीधे ही हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉन्क्लूजन आपका छिपा हुआ है। वही कॉन्क्लूजन आपको नोट करना है और आगे के लिए ध्यान रखना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे स्टडी करेंगे तब। अगर केवल फर्स्ट ईयर की दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी ब्रांच कोई और है, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, अदर भी इलेक्ट्रिकल के अदर कोई भी है, तो फिर आपको ये काम केवल फर्स्ट ईयर तक ही आना है, बस उसके आगे नहीं काम आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 350 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन अक्रॉस 400 वोल्ट। देखिए, जब तक आपको ना कहा जाए हमेशा इस वोल्टेज को आप लाइन वोल्टेज मानेंगे। अगर कह दिया कि फेज वोल्टेज है तब आप फेज वोल्टेज मानेंगे। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो हमेशा गिवन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज। ठीक, ये आप पहली बात ध्यान में रखिएगा। इन अक्रॉस 3 फेज सप्लाई उसका वोल्टेज है 400 वोल्ट। क्या कह रहा, फेज करंट, लाइन करंट और पावर टेकन फ्रॉम मेंस निकालिए। तो 3 रेजिस्टर लगे हैं, इसमें कितनी सप्लाई है, 440 वोल्ट। तो ये हो गया लाइन वोल्टेज। यहां का रेजिस्टेंस आपको पता है 50 ओम सभी का। अब ध्यान से देखिए, अगर लाइन वोल्टेज आपको पता है, आपको फेज करंट चाहिए आईपी, तो सबसे पहले आपको फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज कितना होता है, लाइन वोल्टेज का √3 1/√3। तो 440 डिवाइडेड बाई √3 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो ये लगभग 220-21 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। वीपी पता चल गया तो आप फेज करंट निकाल लीजिए, वीपी डिवाइडेड बाई जेडपी। पर फेज का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ही गिवन है जेड की जगह, तो 221 डिवाइडेड बाई 50, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी आए एम्पियर। कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा। आईपी पता चल गया, वीपी पता चल गया, पावर टेकन फ्रॉम मेंस, पावर आपको पता है क्या, रजिस्टर है तो खाली एक्टिव पावर ही आएगी, रिएक्टिव पावर तो आएगी नहीं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 VL IL cos फाई। cos फाई हमें नहीं पता लेकिन रेजिस्टेंस पता है, तो रेजिस्टेंस के में पावर फैक्टर कितना होता है, 1। नहीं पता तो हमेशा 1 लेंगे क्योंकि पूरा रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टेंस में हमेशा पावर फैक्टर 1 है। तो पावर क्या हो जाएगा, √3 VL IL, IP ही क्या है, IL के बराबर। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। जो भी आए आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। सेकंड पॉइंट देखिए जरा, कहानी यहां पर आती है। व्हाट वुड बी द एबव वैल्यूज इफ वन ऑफ द रजिस्टर वाज डिसकनेक्टेड। अगर मैं इसमें से एक रेजिस्टेंस हटा दूं तो इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में वो इतना ही वोल्टेज है, 440 वोल्ट। आर वाई और बी ही तो थे ना, आर वाई के बीच में 440 है, वाई और बी के बीच में 440 है, और आर और बी के बीच में भी 440 है।
अब ये कैसे नजर आ रहा है कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जब एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आईपी की वैल्यू क्या मिलेगी, आईपी की वैल्यू मिल जाएगी 440 डिवाइडेड बाई 100, 4.4 एम्पियर। मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब यहां पर तो लाइन और फेज का कोई चक्कर नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही कनेक्ट है कि ये सप्लाई है और ये डायरेक्ट जो है इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। आईपी मिल गया, वीपी, ओ सॉरी, आईपी आईएल सेम ही है। अब आपको पावर टेकन, पावर क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस है, तो चाहे आप डायरेक्ट वी आई cos फाई लगाइए, तो 440 इंटू 4.4 इंटू cos फाई, अब जो कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है इसको सॉल्व करने के बाद, जो कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या ध्यान में रखना है, अच्छा सॉरी, एक पहले तो गलती हो गई कि आपको लाइन वोल्टेज है 400 और हमने सॉल्व कर दिया सब कुछ 440 से, तो इसको 400 कर लीजिए। चार सौ इंटू 4, ठीक, यहाँ पर भी 400 हो जाएगा, 400 इंटू जो भी आए 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा। अब जो आपको कंक्लूजन ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि जब हम एक रेजिस्टेंस हटा देते हैं तो जो पावर आती है वो इस पावर का जरा कंपेयर कीजिएगा, तो पावर आपकी आ जाएगी 50% कम। मतलब अगर ये कितना है 1600 वाट, तो यहां पर आएगा 3200 वाट। आप निकाल कर देख लीजिए कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। मेरा आपको बताने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक रेजिस्टेंस हटाने पर पावर का कंजम्पशन 50% कम हो जाता है। यही कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है कि जब स्टार कनेक्शन में एक लोड, आइडेंटिकल लोड लगे हैं, अगर उनमें से मैं एक फेज का लोड हटा देता हूं तो पावर कंजम्पशन पहले के कंजम्पशन से 50% हो जाएगा। यही आपको कंक्लूजन ध्यान में रखना है। इस न्यूमेरिकल को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज था, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट बताना हमारा मतलब था, बाकी आप देख लीजिए। चलिए, इफ द फेज वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर 231 वोल्ट है फेज वोल्टेज, यहां दिया है, फेज वोल्टेज दे दिया है। व्हाट विल बी द लाइन वोल्टेज व्हेन फेजेज आर करेक्टली कनेक्टेड। करेक्टली कनेक्टेड का क्या मतलब है कि सभी का न्यूट्रल पॉइंट एक जगह कॉमन है, कहने का ये मतलब है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, कॉमन है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे सभी का कॉमन है, तो ये करेक्टली कनेक्टेड है। करेक्टली कनेक्टेड में हमने पढ़ा ही है कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो 231 इंटू √3, जो भी आए उतना वोल्ट आपका लाइन वोल्टेज। आपको सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या है कि व्हेन द कनेक्शंस ऑफ वन ऑफ द फेजेस आर रिवर्स्ड,
जब एक फेज का कनेक्शन रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब क्या है कि ऐसा, इसका जरा मैं फिगर बना दूं। अगर मैं एक फेज का रिवर्स करता हूं तो ये प्लस माइनस है, दूसरे का प्लस माइनस है, इसका जो है माइनस प्लस ऐसे कर दीजिए। मतलब अगर ये वाला वोल्टेज पहले था ई आर एन, ये था ई वाई एन, और ये था ई बी एन, तो यहां पर भी क्या है, ये है ई आर एन, ये है ई वाई एन, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी एन की जगह एन बी। हमने सारा डेरिवेशन उससे किया था, अब जरा इससे देख लेते हैं। अगर मैं एक को रिवर्स करूं, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि फेजर डायग्राम से कैसे निकालना है आपको। ये है ई आर एन, ये है ई वाई एन, और ये है ई एन बी। अगर ये ई एन बी है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई बी एन। अगर एन से कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज और देखिए, अभी तक हम लोग सिंगल उसमें चल रहे थे, नोटेशन में, सिंगल नोटेशन में, तो मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, ये है ई आर, ये है ई वाई, और ये है माइनस ई बी। हमने रिवर्स कर दिया, तो माइनस ई बी अगर इधर है तो ई बी किधर होगा, इधर होगा, यही तो है। अब जरा लाइन वोल्टेज देखिए, लाइन वोल्टेज क्या है इनका, इनका लाइन वोल्टेज क्या होगा, ई आर वाई। तो ई आर वाई क्या है, ई आर माइनस ई वाई। तो ई आर ये है, ई वाई को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ई वाई। तो ये क्या मिलेगा, ये टोटल 120 था, 120 से इसने जाकर के 60 और 60 में बदल दिया, तो इनके बीच का एंगल है हो गया 60। तो ई आर वाई लाइन वोल्टेज क्या मिलेगा, अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई वाई। ई वाई का मतलब ये माइनस ई वाई है, ठीक है, मॉड ही यहां पर लेना है, इनटू कॉस 60। इनके बीच का एंगल क्या है 60, तो मिल गया हमें √3 ई आर या ई पी जो भी है, तो √3 इंटू 231 वो आ जाएगा वोल्टेज। हमने एक लाइन का निकाला भी, आर और वाई के बीच का। अगर मैं वाई और बी के बीच का निकालूं, 3 लाइन वोल्टेज निकलेंगे ना, अगर मैं वाई और बी के बीच का निकालूं, वाई बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ई वाई माइनस ई बी। अब ध्यान से देखिए, ई वाई और माइनस ई बी के बीच में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई वाई प्लस माइनस ई बी। अब इनके बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल ले रहे थे 60, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल 60 ही था, लेकिन क्या ई वाई और ई माइनस ई बी के बीच में 60 है, नहीं, इनके बीच में कितना है 120। तो वही फार्मूला वही लगेगा, अंडर रूट ई वाई का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर 2 ई वाई ई बी मॉड और कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, ये अंडर रूट फेज वोल्टेज का स्क्वायर, फेज वोल्टेज का स्क्वायर प्लस 2 फेज वोल्टेज का स्क्वायर
cos 120 कितना होता है? -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस EP², ये और ये कैंसिल, तो बचेगा EP। तो इनके बीच का जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के ही बराबर होगा, जो कि क्या है? 230 वोल्ट। इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज यही है कि आप फेजर डायग्राम से कैसे निकालेंगे आंसर, और कोई कारण नहीं है। अब अगर मैं, ये तो था इनके बीच में, Y और B के बीच में, अगर मैं B और R के बीच में लेता हूं तो EBR क्या लिखूंगा? EB माइनस ER। EB ये है, EB ये है, EB ये है, और माइनस ER इधर आएगा। इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि ये है 60 और ये है 60, तो इनके बीच में एंगल वही 120 होगा। और जब एंगल 120 है तो लाइन वोल्टेज किसके इक्वल आया गया है? अभी फेज वोल्टेज के। तो इनके बीच में भी कितना होगा? 230 वोल्ट, 231 वोल्ट आपको गिवन है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब रिवर्स करते हैं तो फेजर डायग्राम से कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस था। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ए बैलेंस्ड 3 फेज लोड कंसिस्ट्स ऑफ 3 कॉइल्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम। मतलब R और XL दोनों है, तो Z क्या हो जाएगा? Z पर फेज R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही तो होगा। तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 ओम। मतलब आपका जो कॉइल है उसका इम्पीडेंस है 10, मतलब कॉइल ऐसे लगी है, स्टार कनेक्शन में। ठीक, और डेल्टा कनेक्शन में ऐसे लग जाएगा। ये डेल्टा। अब हमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन द लाइन करंट एंड पावर एब्जॉर्ब्ड व्हेन कॉइल्स आर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। इनका जरा ये बैलेंस 3 4 हमें वोल्टेज नहीं दिया गया है। मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है या नहीं। अगर नहीं गिवन है तो V ही लेकर के चल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है कि क्या इशू, क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। चार 400 वोल्ट दिया है, वोल्टेज आपको दिया है लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट दिया है। अगर स्टार कनेक्टेड है, देखिए लोड हमेशा, कॉइल हमेशा फेज को इंडिकेट कर रहा है, तो हमेशा फेज करंट निकालने के लिए आपको फेज वोल्टेज चाहिए। तो Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 डिवाइडेड बाई √3। Vp की वैल्यू मिल गई, यह आ जाएगा 231 वोल्ट। Vp की वैल्यू मिल गई तो आप फेज करंट निकाल लीजिए, तो Vp बाई ZP तो कितना आ जाएगा? 230 डिवाइडेड बाई 10, तो 23.1 एम्पियर। फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होगा स्टार में, तो हमने निकाल दिया। पावर क्या हो जाएगी? √3 VL IL cos phi। √3 VL की वैल्यू है 400, IL की वैल्यू है 23.1, cos phi पावर फैक्टर। cos phi यहाँ से निकालिए, अगर आपको Z पता हो तो cos phi क्या होता है? R/Z। तो R कितना है?
6 और जेड है 10, मतलब पावर फैक्टर है 0.6। यहाँ से आप पावर निकाल लीजिए। ये किसका निकला? स्टार का। अगर मैं डेल्टा का निकालता हूं तो डेल्टा में VL इज इक्वल टू है VP, है या नहीं? तो VP है 400 वोल्ट। IP क्या हो जाएगा? VP बाई जेड। तो 400 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 40। अगर IP आपको पता है तो IL क्या मिल जाएगा? √3 IP। तो √3 इंटू 40, 1.732 इंटू 40 कितना हुआ? 0 4 दूना 8, 4 3 12, 17 चौको 68 और 1 72 एम्पियर। लाइन करंट आ गई। अब आ गई पावर की बात। तो √3 VL IL cos phi। तो √3 VL की वैल्यू है 400, IL की वैल्यू है 69.28 इंटू cos phi है 6/। अब हमें कंक्लूजन पर आना है। ये तो सिंपल था। कंक्लूजन क्या आना है? जरा यहां की लाइन करंट और यहां की लाइन करंट देखिए। अगर लोड स्टार कनेक्टेड है तो लाइन करंट की वैल्यू है 23.1, लेकिन अगर वही लोड डेल्टा कनेक्टेड है तो इस करंट में 3 टाइम्स का अंतर पड़ जा रहा है। मतलब डेल्टा कनेक्टेड लोड स्टार कनेक्टेड लोड की बजाय 3 गुना ज्यादा करंट ड्रा करता है, सेम पावर सेम इंपीडेंस के लिए। सेम इंपीडेंस ही तो है। तो लाइन करंट डेल्टा में हमेशा ज्यादा होगी। कितने टाइम्स ज्यादा होगी? 3 टाइम्स। ठीक, ये कंक्लूजन है क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन करने पर ही पता चलते हैं। क्वेश्चन करके ऑब्जर्व कीजिए चीजें, रटने से आप भूल जाएंगे, कन्फर्म है। तो लाइन करंट हमेशा स्टार कनेक्टेड में कम होती है बजाय डेल्टा कनेक्टेड के। जरा पावर देख लेते हैं। पावर यहां पर आया √3 400 इंटू 23.1। यहां पर और यहां पर देखिए सब कुछ कॉमन है, बस करंट 3 टाइम्स हो गई तो पावर भी क्या हो गई? 3 टाइम्स। पावर 9 टाइम्स मत कीजिएगा कि I²R होता है। स्टार कनेक्टेड लोड डेल्टा कनेक्टेड लोड की बजाय 1/3 पावर कंज्यूम करता है। कहानी समझ में आ गई? स्टार कनेक्टेड लाइन करंट कम होती है, स्टार कनेक्टेड पावर कंजम्पशन भी कम होता है। ठीक है, यही आपका कंक्लूजन है। 1/3 डेल्टा कनेक्टेड के 1/3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 340 ओम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने देखा कि 3 रेजिस्टेंस स्टार कनेक्टेड थे, फिर उनमें से एक को हमने हटाया था तो पावर कंजम्पशन कितना कम हो गया था? 50% कम हो गया था। ये पहला क्वेश्चन ही था हमारा। ठीक है, अब यही चीज डेल्टा में देख लेते हैं कि डेल्टा में कितना कम होता है या ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ही है, नॉन इंडक्टिव लिखा है, इसका मतलब प्योर रेजिस्टेंस है। पावर फैक्टर क्या होगा? 1। तो यहां पर कैलकुलेट पावर टेकन फ्रॉम मेंस। अब क्या करना है? ये है 400 वोल्ट। आपको नहीं पता है तो ये हमेशा लाइन वोल्टेज होगा। तो फेज वोल्टेज पहले निकालिए। डेल्टा कनेक्टेड है तो इक्वल ही होगा। फेज वोल्टेज पता है तो ये सब लोड कहाँ है? फेज में है, इसका मतलब फेज करंट निकालिए। VP बाई ZP ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 40, कितना हुआ? 10 एम्पियर। अगर करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा? √3 VL IL cos phi। IL की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा कनेक्टेड में? √3 इंटू IP।
तो √3, VL की वैल्यू 400, फिर √3, आई की वैल्यू, IP की वैल्यू 10 इंटू cos फाई रेजिस्टिव है तो 1, तो ये कितना हो गया 12,000 वाट। कब थे? जब तीनों रेजिस्टेंस तीनों फेज में कनेक्टेड थे अलग अलग। अब अगर मैं एक को हटा देता हूं, एक को हटा दीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ भी 440 400 वोल्ट है और ऊपर भी 400 वोल्ट है इनके बीच में, तो ये ठीक वैसा ही नजर आएगा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं और उनके क्रॉस वोल्टेज कितना है 400। तो करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर दूसरा लिखिए, व्हेन वन रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड। अगर एक रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 40, कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 5 एम्पियर। करंट पता है तो पावर क्या हो जाएगी, दो रेजिस्टेंस है, चाहे I²R कर लीजिए, 2I²R या BI cos फाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 5 का स्क्वायर इंटू R, तो कितना हो गया 25, 25 दूना 50, 50 ठीक है, 50 इंटू 40, 5 चौके 20, 2000, दो हजार ही आएगा। कहाँ गड़बड़ हुई, ये अब देखिए यहां पर क्या गड़बड़ हुई, ये वोल्टेज इसके पैरेलल में है, ये वाला वोल्टेज इस पूरे सिस्टम के पैरेलल में है, यहाँ और यहाँ के बीच में, दो के बीच में। तो आपका ये जो 40 प्लस 40 किए हैं ये 40 ही रहेगा। ये तो इसी के पैरेलल में आ गया ना, ये 400 के अक्रॉस 40 ओम है, तो आपका 10 एम्पियर आएगा लोड करंट, वो फेज करंट। अब जब ये IP 10 एम्पियर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम्म इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा 2I²R, तो 2 10 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये 2 100 और 40, कितना हो गया 8,000, ठीक। अब ध्यान से देखिए, पहले 12,000 वाट ले रहा था, जब हमने एक को हटा दिया तो कितना हो गया 8,000, इनमें अंतर कितना है 400 का, 400 का ही तो है, 400 इस 12,000 का कितना है 1/3, तो यहां पर पावर कितना कम हो गया 1/3 टाइम्स कम हो गया। 1/3 का मतलब कितना हो गया 33.33% कम हो गया। अब अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर लोड स्टार कनेक्टेड है और डेल्टा कनेक्टेड है,
अगर मैं एक फेज को डिस्कनेक्ट करता हूँ या एक फेज से लोड हटा लेता हूँ तो क्या दोनों में पावर रिडक्शन सेम होगा? नहीं। स्टार में 50% हो जाएगा, 12,000 का 6,000 पहुंच जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा है तो 12,000 का 1/3 कम होगा। मतलब 12,000 का 1/3 कम करेंगे तो 8,000 आएगा। 12,000 में से 1/3 कम कर दीजिए, 400 कम कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? 8,000। ठीक, ये कंक्लूजन थोड़ा नोट कीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा देख करके। लास्ट मैं बता दे रहा हूं कि हमने स्टार और डेल्टा पढ़ तो लिया, लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं, कौन सा सिस्टम कहाँ पर? मैंने आपको बताया था स्टार वाला 3 फेज 4 वायर कहाँ यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आपको लोड न्यूट्रल चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 3 फेज 3 वायर कहाँ यूज होता है? 3 फेज 3 वायर यूज होता है हमेशा अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर का मतलब आप सीधा सा मतलब समझिएगा, एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। मतलब एक ऐसा जनरेटर जो एसी जनरेट करे, ठीक है, जिसको आप डायनमो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्यों ऐसा अल्टरनेटर में ऐसा क्यों कर स्टार कनेक्शन यूज करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहां पर जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 होता है। अगर फेज वोल्टेज कम रहेगा तो आपका इंसुलेशन जो उसके अंदर लगता है वो कम लगेगा, और कभी कुछ दिक्कत हुई तो आपका फेज वोल्टेज ही इंसुलेशन पर पूरा का पूरा हावी रहेगा, लाइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 है। यही कारण है कि मैक्सिमम अल्टरनेटर क्या कनेक्टेड होते हैं? स्टार कनेक्टेड। 3 फेज में भी कौन से कनेक्टेड होते हैं? स्टार। डेल्टा में देखिए क्या एडवांटेज है डेल्टा। अच्छा, एक चीज और देखिए, 1/√3 का मतलब क्या हुआ? 1/√3 का मतलब 1/1.732, तो आ जाएगा 57.7%। मतलब जो आपका करंट आएगा शॉर्ट सर्किट के समय या ऐसा कुछ, तो वो क्या होगा? 57.7% पर ही सारा इंसुलेशन उसी के साथ विद स्टैंड करना चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन कम लगेगा, मशीन कॉस्टली कम होगी अगर इंसुलेशन कम लगेगा, उसका वो भारीपन, उसका वेट कम होगा, हैवी कम होगी। ठीक है, यही कारण है कि स्टार कनेक्शन यूज करना है। डेल्टा कनेक्शन में क्या है? डेल्टा कनेक्शन में ये है कि ये क्लोज्ड सर्किट बनाता है। तो यहाँ का अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो अनबैलेंस सिस्टम बाकी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। या ये कहें, यहाँ पर अगर आप एक फेज में कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो तीनों फेज डिस्टर्ब होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको एक फेज में कुछ जोड़ या घटाना या गुणा भाग करना है, या ये कहिए कि इम्पीडेंस मैच करानी है, तो आप सिंगल फेज में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ इम्पीडेंस ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंगल फेज बैलेंसिंग सिस्टम आपको डेल्टा में मिल जाएगा, लेकिन स्टार में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे ही आपने सिंगल फेज में कुछ किया, तीनों फेज डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि जो डेल्टा कनेक्टेड है, ये मैक्सिमम मोटर्स डेल्टा कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैक्सिमम जनरेटर स्टार कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही मैक्सिमम मोटर्स क्या होती हैं? डेल्टा कनेक्टेड। एक चीज और बता दूं आपको, अभी आपने क्या देखा कि लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन डिवाइडेड बाई 3। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन के 1/3 होती है। अब अगर ऐसा है तो इसी वजह से आपने एक नाम सुना होगा, ये सुना होगा या अभी सुनेंगे अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, कि हमारे पास एक स्टार्टर आता है जिसका नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5 HP के ऊपर जितने भी मोटर होते हैं
प्रेफर यही किया जाता है कि DOL स्टार्टर की बजाय, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बजाय स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन में शुरुआत में मोटर स्टार में रहेगी, तो स्टार में रहने के पीछे कारण क्या है कि वो लाइन से कम करंट लेगी, तो मोटर के बर्न होने के चांस कम से कम रहेंगे, जलने के चांसेस कम से कम रहेंगे। लेकिन जैसे ही मोटर रन कर गई तो कनेक्शन कहाँ चला जाता है? डेल्टा में। तो लाइन करंट को इनिशियल फेज में कम करने के लिए हम किस में यूज करते हैं उसको? स्टार में, डेल्टा में नहीं, क्योंकि डेल्टा में लाइन करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्टार कनेक्शन में 7 एम्पियर ले रही होगी तो डेल्टा कनेक्शन में कितने एम्पियर ले रही होगी? 23 एम्पियर, 21 एम्पियर, 7 तरीके 21। ठीक है, तो इस वजह से स्टार डेल्टा कनेक्शन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हो सकता है मेजरमेंट स्टार्ट करें या हो सकता है मशीन में ही कंटिन्यू स्टार्ट करें। ट्रांसफार्मर हमारा हो चुका था, वो हो सकता है उसके बाद DC और AC में आगे बढ़ें। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।